स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 21 से। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट फाइबर्स एंड अबाउट न्यूरल सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। अ न्यूरॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। मतलब जो न्यूरॉन होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जिसका नाम है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सिन। ठीक है, ये 3 पार्ट मेन पार्ट हैं आपके न्यूरॉन के। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्मा विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलाज एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज कॉल्ड निसल्स ग्रैन्युल। देखो, सेल बॉडी, किस सेल बॉडी की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। उसने बोला इसके अंदर है साइटोप्लाज्मा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलाज हैं और कुछ सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडीज हैं जिसको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्युल। ठीक है, short fibers which branch repeatedly and project out the cell body also contain Nissel's granule and are called dendrites। देखो इसने क्या बोला कि यहाँ पे आपके dendrites हैं, इसके अंदर भी सेल, देखो सेल बॉडी का यही पार्ट है। अगर आप बात करते हो इसकी, इसी में आगे बढ़ के क्या है, dendrites है। इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ dendrites को। These fibers transmit impulse toward the cell body। ये क्या करते हैं, ये fibers impulse को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। The axon is a long fiber। ठीक है, अब अगर एक्सॉन की बात करें, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, लंबी सी फाइबर है। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच। इसका भी जो लास्ट एंड है वो क्या है, ब्रांच। ये वाला पार्ट देखोगे तो ये ब्रांच है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब विच पोजेसेस सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। लास्ट में क्या है, ये पार्ट बोला है कि ये सिनेप्टिक नॉब है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पूरी ब्रांच है ये टर्मिनेट होती है, मतलब ये खत्म होती है सिनेप्टिक नॉब पे, जिसमें कई सारे सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। क्या हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफ़र करने में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी अगर इम्पल्स आ रही है उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि जो आपका एक्सॉन है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है सेल बॉडी से, कहाँ पे, या तो सिनेप पे। यानी एक्सॉन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये यहाँ से मैसेज को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, इसके जो हमने पढ़ा उसके थ्रू ये मतलब निकल रहा है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखो अब अगर मैं बात करूं कि जिस तरह का न्यूरॉन होता है उसको भी हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे, एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। पहला है मल्टीपोलर, जिसमें सिर्फ 1 एक्सॉन होता है और 2 और मोर डेंड्राइट्स होते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, डेंड्राइट यानी उसमें एक्सॉन 1 होगा और 2 या 3 क्या होंगे, आपके डेंड्राइट्स होंगे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। ठीक है, बाइपोलर जिसमें सिर्फ 1 एक्सॉन होगा और क्या होगा, 1 डेंड्राइट होगा। 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट जो आई में मिलता है, रेटिना ऑफ आई। और यूनिपोलर जिसमें क्या होता है, सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब जब एकदम छोटी स्टेज होती है। नाउ यहाँ पे हमें पढ़ना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। यानी कि 2 तरह के आपके एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। द माइलिनेटेड नर्व्स फाइबर आर एनवेलप्ड विद सिजुआन सेल। अब देखो बहुत ध्यान से समझने की बात है, ये क्या बोला है ये कि जो माइलिनेटेड नर्व से फाइबर्स है, हमने पढ़ा कि एक्सॉन के कैसे होते हैं, 2 तरह के, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है उसके ऊपर क्या होता है, सिजुआन सेल्स होते हैं विच फॉर्म अ माइलिन शेथ। एक कवरिंग बनाते हैं आसपास किसके, एक्सॉन के। ये क्वालिटी है माइलिनेटेड की। द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शेथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पे वो शो नहीं किया, देखो थोड़ा सा एक जगह पे दिखाया हुआ है जिससे पूरा क्लियर तो नहीं होगा बट आइडिया लग जाएगा। नोड्स ऑफ रेनवियर यानी कि, अब एक और चीज़, माइलिन शेथ। माइलिन शेथ आप देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज पार्ट है ये आपका क्या दिखा दिया, माइलिन शेथ हो गया। और इसके बीच में जो पार्ट है उसको बोला है, जो गैप होता है एडजेसेंट एकदम साथ की जो माइलिन शेथ होती है उसके बीच का जो गैप होता है उसको बोला है नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स। अब ये कहाँ मिलता है, स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स में मिलता है। अब बात करते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की, जो किससे कवर्ड होता है। देखो, unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon। यहाँ पे myelin sheath नहीं होती, यानी कि अगर मैं बात करूँ आपकी किसकी, unmyelinated की, तो वहाँ पे ये myelin sheath नहीं होगी।
नाउ एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कौन से हैं, जो हमने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, दो तरह के जो होते हैं, ठीक है। आपके पीएनएस को हमने डिवाइड किया था, जो आपका ये था उसको दो तरह से डिवाइड किया था पूरा का पूरा, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया अबाउट द स्ट्रक्चर, इसका आपको स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न करना है। और देखो ये सिचुआन सेल जो दिख रखा है ना, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के आसपास हमारा पूरा ये घूम रहा है ना। अब आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू करना है। और मेन चीज़ है, कभी भी ऐसी चीज़ों को पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर याद कर लो। जैसे ही आप स्ट्रक्चर याद कर लोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इतने सब कुछ याद रखो, क्योंकि आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। और रही बात, आपको यहाँ पे याद करना है कि न्यूरॉन्स किस तरह से डिवाइडेड हैं, ठीक है, और अगर हम एक्सॉन्स की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह के होते हैं। Now let's move on to the very important topic, that is generation and conduction of nerve impulse. Now जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, हमें पढ़ेंगे कि नर्व इम्पल्स किस तरह से फॉर्म होती हैं और किस तरह से कंडक्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज स्टेट, यानी कि वो एक्साइटेबल होते हैं, बहुत जल्दी चार्ज या फटाफट से वो एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पोलराइज फॉर्म में होती हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की, वो कैसे पोलराइज होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन, अलग अलग तरह के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन, और ये जो आयन चैनल्स होते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मतलब वो कुछ को आने देते हैं, कुछ को नहीं आने देते, तो वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आयन्स। when a neuron is not conducting any impulse that is resting, अब दोबारा से इसको हाईलाइट कर लेते हैं समझने के लिए कि कोई न्यूरॉन जब कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करती, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई भी इम्पल्स नहीं भेजती, तो वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में होने का मतलब है द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। देखो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं पिंक से हाईलाइट करूंगी ताकि याद रहे। रेस्टिंग स्टेज में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन किसको जाने देती है, पोटेशियम आयन को जाने देती है और सोडियम आयन को नहीं जाने देती, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारे दिमाग में कि रेस्टिंग में पोटेशियम आयन जा पाएगा और सोडियम आयन नहीं जा पाता, नियरली इम्परमिएबल मतलब उसको परमिशन नहीं देती। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्मा। सेम तरह से जो ये मेम्ब्रेन होती है ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी इम्परमिएबल होती है, उसको भी इधर से उधर नहीं जाने देती। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium। ये देख रहे हो आप, क्योंकि पोटेशियम को जाने दे रही है, सोडियम को नहीं जाने दे रही, तो क्या हो रहा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत बढ़ जाते हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं, एक समझाती हूँ। एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात करें, ये इनसाइड है, ठीक है, अगर ये आउटसाइड है तो पोटेशियम जा रहा है प्रॉपर, ठीक है, ये आपका के जा रहा है, और नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिव है, वो बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को नहीं जाने देती जो मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका के यानी पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन दोनों काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे फिल हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। अब उसने बोला कि आपका लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम आयन जा नहीं पा रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। देखो जस्ट अपोजिट केस ले लो, अगर अंदर के ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बाहर कम होगा, तो बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम हाई क्यों है, क्योंकि बाहर से अंदर नहीं जा पा रहा, तो सारा का सारा बाहर इकट्ठा हो रहा है। इसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसा फॉर्म हो चुका है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको पता ही है कि अब हाई टू लो, लो टू हाई का चक्कर हो गया है। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसफर 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। अब ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो भी स्टेज है, ठीक है, आपका जो आयनिक ग्रेडियंट है वो कैसे मेंटेन हुआ है, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और आयंस कैसे जा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। 3 बाहर जाएंगे, ठीक है, 3 सोडियम बाहर, 2 के इनटू द सेल मतलब 2 पोटेशियम अंदर। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पॉजिटिव अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब क्या हो रहा है, जो आउटर सरफेस है उसमें क्या है,
पॉजिटिव चार्ज है, बल्कि जो इनर सरफेस है उसके अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज, एंड देयरफॉर इज पोलराइज। तो ये एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो क्या हो गया, आपका पोलराइज फॉर्म क्रिएट हो गई। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। जो यहाँ पे जो ये फॉर्म हुआ है एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होने की वजह से, उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। नाउ you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon। वो कह रहा है कि अब आप जानना चाहते होंगे कि नर्व इम्पल्स एक्चुअली कैसे कंडक्ट करती है अलोंग द एक्सॉन। जब एक स्टिमुलस अप्लाई होती है एक साइट पे 21.2 एग्जाम्पल पॉइंट ए, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन में स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है। अब क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पोर्शन में आपका स्टिमुलस अप्लाई हुआ। अब क्या हुआ, ऑन अ पोलराइज मेम्ब्रेन आपने क्या किया, स्टिमुलस अप्लाई कर दिया, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम। अब इस साइट पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर साइट पे जो पार्ट है वो Na के लिए परमिएबल हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा कि वो Na के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं था, लेकिन अब इस साइड पे वो Na को आने देगा, मतलब सोडियम को आने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एकदम से रैपिड इन्फ्लक्स होगा, यानी सोडियम अंदर आने लगेगा, जिसकी वजह से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, यानी कि इस पर्टिकुलर साइट पे ना पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी रिवर्स होने से क्या मतलब है कि अगर अभी तक सब जगह पॉजिटिव था तो इस साइड पे बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपका सोडियम अंदर चला गया, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हुआ आपको। अब हमें आगे पढ़ना है। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। एक नई कंडीशन हो गई है, क्या हुआ है, आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गई है और इनर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। बाहर ध्यान से देखिए, हर जगह पे बाहर पॉजिटिव है, लेकिन इस साइड पे नेगेटिव बाहर हो गया और पॉजिटिव अंदर हो गया है, ठीक है। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज। इस पर्टिकुलर साइट पे डीपोलराइजेशन हो गया है, जो आपकी पोलैरिटी है वो रिवर्स हो गई है, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। यानी कि जो आपका डिफरेंस है किसमें, इस पर्टिकुलर साइट पे जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जिसको एक नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। एट साइड्स इमीडिएटली अहेड, इस साइड के जस्ट आगे की अगर मैं बात करूं, द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। बाहर क्या है, जस्ट इसकी आगे वाली साइड पे पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो अब ध्यान से देखो, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगी ताकि आपको समझ में आए। ये दोनों के चार्ज अपोजिट है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट यहाँ पे फ्लो होगा ऐसे, जो यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ देख रहे हो आप करंट, ये जो गोले में दिखा देती हूँ, ये करंट इसने दिखाया हुआ है कि करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। अब ये होने से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। साइड ए से साइड बी तक करंट गया। ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। अब यहाँ पे साइड बी से साइड ए गया, अंदर गया ए टू बी और बाहर गया बी टू ए, ठीक है। अब क्या बोला इसने, अब यहाँ पे पोलैरिटी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका करंट फ्लो, तो पोलैरिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। इस पर्टिकुलर पार्ट पे द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हुई, जो यहाँ पे था सेम कंडीशन, मतलब जो कंडीशन एक सेकेंड पहले यहाँ पे थी, अब वो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने पोलैरिटी रिवर्स कर दी, अंदर ट्रांसफर हो गया, बाहर से ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया, बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव चला गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। इसकी वजह से अब आपका इम्पल्स क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, इम्पल्स जनरेटेड एट साइड ए अराइव एट साइड बी। इसकी वजह से द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली द इम्पल्स इज कंडक्टेड। ये पूरे में होता रहेगा, सेम चीज़ ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगी, इसके अंदर पूरे में आगे ये होती रहेगी, ठीक है। नाउ द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। यानी कि उसने क्या बोला, जो आपका स्टिमुलस इंड्यूस परमिएबिलिटी है, जो सोडियम यहाँ से आने दे रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से सोडियम आने देगा, फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। उसके बाद डायरेक्टली जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब ये केस हो जाएगा तो फिर परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए बढ़ जाएगी। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी कि जो
पहले कंडीशन थी वो वापस रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड फाइबर बिकम वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन, फाइबर दोबारा रेडी हो जाएगा। बेसिकली जो मतलब निकल रहा है कि इस साइड पे जो भी हुआ है ना वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। जब ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा आपका नर्व, जैसे यहाँ पे जो हुआ, उसके बाद ये पीछे वाला नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू, जो हो रहा था वही होगा। बट ये वीडियो अबाउट दिस वीडियो वॉज अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इसके और पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे जाके 11th एंड 12th बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जो भी चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेंगे। नाउ इसको अगर आपको एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि नर्व इम्पल्स किस तरह से कंडक्ट होती है और जनरेट होती है। मेन रोल होता है सोडियम का भी, पोटेशियम का भी, और किस तरह से थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टेज में यहाँ पे इन्फ्लक्स होता है सोडियम का, और किस तरह से आपका एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और दोबारा वो रेस्टिंग स्टेज में आता है। थैंक यू।